टंगमरग गुलमर्ग की हसीन वादियों, ठंडी हवाओं, फिर मौसम के बीच में खुशामदीद करते हैं गुलिस्तान टीवी के एक और ओपन टॉक डिबेट में। मुसलसल बात हो रही है जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद होने वाले असम्बली इंतखाबात पर, और सवाल यही है कि इंतखाबात और अवामी तवक्कात। नाज़रीन, आज हम आए हैं गुलमर्ग असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में और आज भी यही बात करेंगे हम कि ये इंतखाबात आवाम के लिए क्या मायने रखते हैं, और जो कैंडिडेट्स की तरफ से मैनिफेस्टो जारी किया गया है, क्या वो मैनिफेस्टो सिर्फ वादों तक महदूद होगा या उसे अमली जामा भी पहनाया जाएगा। इससे पहले कि हम अपने आज के मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से बात करेंगे, सबसे पहले इनका हम आपको तारुफ कराते हैं। आकिब खान एक बडिंग जर्नलिस्ट है, जर्नलिज्म स्टूडेंट भी है। शुक्रिया आकिब। हमारे साथ है अमूद गुलजार जो कि आज़ाद उम्मीदवार हैं। हमारे साथ है मोहम्मद शफ़ी, पीडीपी से ये ताल्लुक़ रखते हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव है यहाँ पे गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी के। हमारे साथ है तारिक अहमद जो कि प्रेसिडेंट है गुलमर्ग गाइड एसोसिएशन के। हमारे साथ हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी के उम्मीदवार फ़ारूक अहमद शाह के रिप्रेजेंटेटिव एडवोकेट आशिक मागरे साहब। इसके अलावा हमारे साथ है एडवोकेट तेजिंदर सिंह जी जो कि आज़ाद उम्मीदवार हैं। साथ साथ हमारे साथ उल्फत मीर साहब हैं जो कि अपनी पार्टी के गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी के उम्मीदवार गुलाम हसन मीर को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा हमारे साथ है फ़ारूक वानी साहब जो कि सज्जाद गनी लोन की पीपल्स कॉन्फ्रेंस को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे साथ हैं शेख मंजूर साहब जो कि भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। राही निसार साहब जो कि गुलिस्तान के सीनियर कॉरेस्पोंडेंट है, जर्नलिस्ट है। इसके अलावा हमारे साथ है सैयद आमिर साहब जो कि एक आज़ाद उम्मीदवार है, और साथ साथ हमारे साथ है वसीम अहमद जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट है। और बात यही है कि जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद असम्बली इंतखाबात, और ये इंतखाबात क्या मायने रखते हैं, लेकिन आज हम विद इन द कॉन्स्टिट्यूंसी डोमेन बात करेंगे। सबसे पहले हम गुलाम हसन मीर साहब के कैंडिडेट के पास जाएंगे। आपसे पहला सवाल यह है कि अवाम आपको वोट क्यों दें? आपके पास विजन, मिशन, ऐसा मैनिफेस्टो क्या है जो नौजवानों के लिए आपका है? जवाब दीजिए। जी देखिए, एक्चुअली मैं बताऊंगा, जो गुलाम हसन मीर साहब का विजन है वो सभी लोग जानते हैं। ही इज़ बीइंग कंसिडर्ड अ ग्रेट विजनरी पर्सनालिटी। तो उनका विजन अगर हम देखेंगे, जो 2014 में जो काम अधूरा पड़ा था, जैसे कि हम कहेंगे टंगमर्ग को उसने एक जन्नत बनाया था, तो उनका ख्वाब था कि यहाँ पे हमें एक मिनी सेक्रेटरीट हो जिसकी कंस्ट्रक्शन चल रही थी। तो 2014 में लोगों ने डिसाइड किया कि हम थोड़ा बदलाव लाएंगे, जो बाद में उनको बहुत ही नुकसानदेह साबित हुआ। अब 2014 के बाद जो लोग पावर में थे, जो लोग एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स थे, जो इस वक्त कंटेस्ट इलेक्शन कर रहे हैं, आपको पूरी तरह से पता होगा, जो एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स थे और जो कहते हैं कि मैं उस वक्त भी बादशाह था, हालांकि ही डज़ नॉट नो कि वो बादशाह नहीं बल्कि लोगों का सर्वेंट था। उस वक्त भी उनका तस्वुर था कि हम किन की तरफ ये इशारा कर रहे हैं? आप खुद समझ रहे हैं, जो एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स। आपकी बात ज़रूर पहुँचाएंगे। पहले हम पीडीपी के यहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव है, आपसे भी यही सवाल है हमारा, चूँकि उन्होंने अपनी बात रखी है, तो आप क्या कहेंगे? जी शुक्रिया आपका यहाँ बुलाने का। हमारा जो लीडर है वो बेदाग है, ईमानदार है, दयानतदार है। यहाँ पे जो एमएलए है उसका काम यही होता है कि जो मरकज़ से पैसा आता है ये लोगों का पैसा होता है, ये लोगों पर खर्च करना होता है। इसके लिए दयानतदार और ईमानदार लीडर चाहिए, जो हमारे पास है। शबीर साहब जी, आपका लीडर ईमानदार है, आप बताएं। आप नेशनल कॉन्फ्रेंस है, आप पर कई सारे इल्ज़ाम आयद होते हैं, लेकिन हम विद इन द कॉन्स्टिट्यूंसी बात करते हैं। क्या लेके आप लोगों के पास इस वक्त जा रहे हैं? क्या वादे पूरे होंगे? देखिए, सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपनी बात रखने के लिए यहाँ पे बुलाया। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस से हम ताल्लुक़ रखते हैं, और नेशनल कॉन्फ्रेंस पिछले 22 सालों से गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी में इक़्तिदार में नहीं थी। तो आज ज़रूरत थी, टंगमर्ग में जो वैक्यूम क्रिएट हुआ था पिछले 22 सालों के बाद, आज ज़रूरत थी एक डेडिकेटेड, एक ऑनेस्ट और एक आई कैन से एक्सपीरियंस्ड पर्सन को हम आगे ले आए, और जो आवाम के जो मामलात और मुश्किलात पिछले 22 साल झेल रहे लोग, उनका अजाला करने के लिए ज़रूरत है वक्त की कि हम एक डेडिकेटेड और एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन को आगे लाए। और उसके लिए फ़ारूक अहमद शाह साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट। फ़ारूक शाह साहब एक बेस्ट कैंडिडेट है। आपका जवाब आमिर देंगे। आप एक नौजवान हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है। आपसे सवाल यह है कि यहाँ जो सियासी जमातें बैठी है, इन्होंने गुलमर्ग में इनको मौका मिला है, आप क्या कहेंगे अगर आपको खिदमत करने का मौका मिला? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो इलेक्शन लड़ते हैं
इलेक्शन लड़ने का मतलब यही होता है कि आपको आवाम की आवाज़ बनना होता है और लोगों की तर्जुमानी करना होता है, और उसके बाद अगर आप जीत जाएँ तो ये जीत जाने के बाद आप गवर्नमेंट में भी आ सकते हैं। और गवर्नमेंट का काम होता है गुड गवर्नेंस देना। जिस गुड गवर्नेंस देने में गुलाम हसन मीर साहब के जो मेरे साथी अभी बात कर रहे थे वो फेल हो गए थे। और आप नाम निहाल के किसी को आप मिस्टर डेवलपमेंट खुद ही लाकब दोगे, ये कहीं तक सही नहीं है। अगर आपको ये लग रहा है, हालांकि मेरी कोई ज़ाती लड़ाई नहीं है मीर साहब से, लेकिन अगर मेरे साथी को, मेरे यहाँ पर दोस्त जो है, भाई है, इनको लग रहा है कि गुलाम हसन मीर साहब ने फ्रॉम बॉटम टू टॉप हर जगह डेवलपमेंट की है और लोग वाह वाह कर रहे हैं, तो सिंपल है, जहाँ से मैं हूँ, जिस गांव से मैं वाबस्ता हूँ, जहाँ से मैं एक्स सरपंच भी रहा हूँ, आप वहाँ आ सकते हैं, मैं आपको वहाँ का ग्रैब दिखा सकता हूँ। तो आपका मतलब है गुलाम हसन मीर फेल लीडर है, उसका जवाब हम उनसे पहले लेंगे। आप ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जब हमारे पीडीपी के जो साथी अभी बात रख रहे थे, इसमें कोई शक नहीं है, शबीर अहमद मीर साहब जो कैंडिडेट है, ही इज़ वेरी नाइस जेंटलमैन, उसका कैरेक्टर बहुत अच्छा है, वो बहुत ही अच्छे इंसान है। लेकिन जो उनकी पार्टी ने यहाँ पर जो बीज बोया है, वो बीज यहाँ से अभी ख़त्म नहीं हो रहा है। वो है सबसे बड़ी बात, बीजेपी को उन्होंने यहाँ पर लाया, जिसके साथ ना कश्मीर को बनेगी, ना कश्मीर उसको एक्सेप्ट करेगा, और ना ही कभी कश्मीर के लोग उनके उन ब्रांच ऑफिस को वोट देंगे। सो दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज नहीं कहेंगे हम, जो कैंडिडेट से। जी जी जी, आप कुछ कहना चाहते हैं, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। आमिर सहेल जो मेरे दोस्त हैं, इसको मैं बता दूं, सेंटर में जो भी पार्टी आती है, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कल समाजवादी हो, कोई भी पार्टी हो, वो जो जम्मू कश्मीर है, ये हिंदुस्तान का अटूट अंग है। हमें उनके साथ हमारा इलाहाक है। जो सेंटर में पार्टी होती है, यहाँ की जो गवर्नमेंट होती है, उनको उनके साथ मतलब बात करनी ही पड़ेगी, चाहे कश्मीर का मसला हो, कोई भी बात हो, ये सेंटर ही करेगा। जो वहाँ पे आपकी बात पहुँची है, आपकी बात पहुँची है, फिर बाकी लोगों के पास भी आएंगे। आपसे आमिर ने कहा कि फेल है गुलाम हसन मीर टंगमर्ग में। देखिए, आमिर साहब को मैं ये कहूँ कि इन्होंने ही ये सुना नहीं है, पूरे टंगमर्ग ने सुना है कि गुलाम हसन मीर को लोग मिस्टर डेवलपमेंट कहते हैं। हाँ, यस एग्जैक्टली। जब उसने डेवलपमेंट किया, जब उसने रोड बनाया, तभी तो आप देख सकते हैं। गुलाम हसन मीर इज मिस्टर डेवलपमेंट। तेजेंद्र जी, एडवोकेट, आई एम सपोज्ड टू से समथिंग, लिसन टू मी। तभी आप देख सकते हैं, जब बागम से आप यहाँ का रुख करते हैं, टूरिज्म सब वहीं से शुरू हो रहा है। तभी आप देख सकते हैं यहाँ कितने तहसील जो आज नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये आपका मतलब है ये गुलाम हसन मीर का क्रेडिट है। कॉन्फ्रेंस वाले डिवाइड कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी को 2 हिस्सों में बांट रहे हैं, ऊपर और नीचे की बात कर रहे हैं। शायद वो डेवलपमेंट नीचे नहीं देख रहे हैं, जितने कॉलेजेस नीचे बने उतने ऊपर नहीं बने। ठीक है, आपके पास भी आएंगे, आपका जवाब लेंगे तेजेंद्र जी से। आप जरूर आप रिप्लाई देंगे, क्योंकि उन्होंने आप पे ही निशाना साधा है। तेजेंद्र जी, आप एक सिख कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, आज़ाद उम्मीदवार हैं, टंगमर्ग की आवाम आपको देख रही है। विद इन द डिस्ट्रिक्ट हम बात करें, कॉन्स्टिट्यूंसी बात करें, आपके पास क्या रोड मैप है टंगमर्ग के लिए? इमरान साहब, आपका बड़ा शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपको कम्प्लीमेंट देना चाहूँगा। थोड़े ही वक्त में आपने जर्नलिज्म को बड़ी हाइट पर पहुंचाया है कश्मीर में। मैं आज फ़ख्र महसूस कर रहा हूं कि आपके सामने खड़े होकर बातों का जवाब दे रहा हूं। बहुत शुक्रिया इमरान साहब, मैं यहाँ खड़े होकर किसी को छोटा नहीं करूँगा और अपने आप को बड़ा नहीं दिखाऊँगा, मगर पिछले कुछ सालों से एक स्टेटस को का माहौल है गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी में। ईज़ ऑफ लिविंग, क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये नदारद है। नदारद हिंदी वर्ड है जिसमें गायब कहते हैं जिसको। तो लिहाजा उस वक़्त को और एक्सेसिव रूल एंड रेगुलेशन हम पर थोप कर एक ह्यूमिलेशन जैसी कंडीशन हमारे इर्द गिर्द क्रिएट कर दी गई है। गुलमर्ग एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी थी जहाँ लोग हमें जॉब प्रोवाइड करते थे लोगों को अपने साथ साथ, मगर आज हालात ऐसी है, जो लोग जॉब प्रोवाइड करते थे वो अपने रोज़गार को बचाने के लिए दिन ब दिन मगी जद्दोजहद कर रहे हैं। इन बारे में सोचने की बात है। तो आप एक अच्छे मिशन के साथ आए हैं। एडवोकेट साहब, आप जवाब दीजिए, उल्फत को जवाब दीजिए, क्योंकि कह रहे हैं कि सारा जो क्रेडिट है गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी का ये मीर साहब को है। देखिए, ये बड़ी अफसोसनाक बात है। आमिर सोहेल ने एक अच्छी बात बोली कि खुद को खुद लकब देना मिस्टर डेवलपमेंट, दैट्स नॉट द गुड साइन फॉर द सोसाइटी। देखिए, मसला क्या है, ये डंडूरा पीट रहे हैं कि हमने गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी में डेवलपमेंट की है। ये बोल रहे हैं कि हमने कॉलेज दिया, हमने तहसील दिए। मैंने लास्ट बार भी इनको बोला कि कॉलेजेस उमर साहब की गवर्नमेंट में आए हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट में आए हैं। बीरवा कॉन्स्टिट्यूंसी हमारी नज़दीक कॉन्स्टिट्यूंसी है, नेबरिंग कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ 2 डिग्री कॉलेज है। टंगमर्ग में क्यों एक ही है? बीरवा कॉन्स्टिट्यूंसी में 4 तहसील है, टंगमर्ग में क्यों 2 ही आए हैं? सेकंड, थर्डली इंपॉर्टेंट ये है कि
अगर ये बोल रहे हैं कि हमने डेवलपमेंट की, क्या गुलमर्ग जो हब ऑफ टूरिज्म कंसिडर किया जाता है, क्या यहाँ पे एक IT ये टूरिज्म ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं होना चाहिए था? मीर साहब के जस्ट गिव मी वन मिनट। क्या यहाँ पे एक ITI कॉलेज नहीं होना चाहिए था? क्या यहाँ पे पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं होना चाहिए? क्या यहाँ पे कोई सबको जवाब देना पड़ेगा, सबको जवाब देना पड़ेगा। शेख वसीम बीजेपी को यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं, आप भी विद इन द डोमेन बात कीजिए। ये सब दावे कर रहे हैं मैंने किया, उसने नहीं किया, मैंने किया। आप बताएं, बीजेपी भी 2019 से सरगर्म है यहाँ पे। क्या बिल्कुल सर, 2019 से आप देख सकते हो कि कितना मेन जो टंगमर्ग का है ना वो टूरिज्म है, वो कितना बूस्ट हुआ है यहाँ पे, ये सब लोगों को पता है। वो बोलता है उसने किया है, ये सब जानते हैं कि टूरिज्म बीजेपी ने यहाँ पे बूस्ट किया है। फ्रॉम 2019 यहाँ पे एक भी दिन बंद नहीं रहा है। उससे पहले एक हफ्ता, एक महीना, 2 महीने हड़ताल रहती थी। आप कह रहे हैं कि सारा बीजेपी को क्रेडिट है? आप क्रेडिट बीजेपी को क्रेडिट है। शेख वसीम आप बताएं, परे साहब, ये जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज अलग दावा है, आप पीपल्स कॉन्फ्रेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, आप बताएं आपका क्या रोड मैप है गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए? हमें इससे पहले एक लिमिटेड टाइम मिला था अब्बास साहब को कि टंगमर्ग रिप्रेजेंट करने के लिए, 2-2.5 साल का। अगर हम उन 2-2.5 साल की बात करेंगे तो उन 2-2.5 सालों में जो जितनी डेवलपमेंट हुई है आम लोगों के लिए, गरीब लोगों के, चाहे हम एम्बुलेंस की बात करें, अगर हम देखेंगे कि हमारा जो बारामूला मेन अस्पताल है वहाँ पे सिर्फ क्रिटिकल केयर 2 एम्बुलेंसेस है। टंगमर्ग की बात करेंगे, हमने 4 लाई, वो भी किससे? CDF से। छोटी एम्बुलेंसेस 8 लाई। चाहे कितने भी जो आम लोग थे उन गरीबों को उनकी मदद की। लेकिन जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले जो और बोल रहे हैं, वोट किसी और चीज़ को के नाम पे ले रहे हैं, जैसे कि आर्टिकल 370 पे वोट ले रहे हैं। लेकिन अगर हम ये देखेंगे, हकीकत में ये देखेंगे, कश्मीरियों को इस कदर गिराने की बात वो ये इन्होंने की है। चाहे हम 1931 जब से ये पार्टी बनी है, 1931 नेशनल कॉन्फ्रेंस को जवाब पहले आप मेरी बात सुन लीजिएगा। जब से ये पार्टी बनी है 1931 में, तब से इनके दिमाग में एक ही बात चल रही है, हम इख्तिदार के लिए इस कश्मीरी कौम को कितना जलील करेंगे। इतनी ही बात इख्तिदार। एक मिनट, चाहे हम इंदिरा शेख इकार्ड की बात करेंगे, अपने लिए इन्होंने क्या क्या कुर्सी के लिए यहाँ के कब्रिस्तान आबाद किए, कुर्सी के लिए। जी आप तशरीफ रखिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कुर्सी के लिए, इक़्तिदार के लिए यहाँ खून बहाया है, ये पीपल्स कॉन्फ्रेंस का कहना है। तारिक साहब, आप स्टेक होल्डर हैं, आपसे मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि 10 साल के बाद इलेक्शन हो रहे हैं, गुलमर्ग गाइड एसोसिएशन के आप सदर हैं, आप क्या समझते हैं ऐसे कौन से बुनियादी मसाइल हैं जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है? आपने अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ का मैनिफेस्टो भी देखा होगा, कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर भी, क्या उस मैनिफेस्टो में वो चीज़ें हैं जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो मसाइल हल होंगे? इमरान साहब, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू एंड ऑल ऑफ दीज पीपल हु आर सिटिंग हियर। हमें एक मौका मिला है अपनी बात रखने का, इनसे सवाल पूछने का। आज तक गुलाम हसन मीर साहब हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीपल्स कॉन्फ्रेंस हो, PDP हो, कोई भी पार्टी हो, मुझे आप ये बताइए आज तक आपने यहाँ के लोकल स्टेक होल्डर्स के लिए क्या किया है? जब स्टेक होल्डर्स सड़कों पे थे, जेलों में थे, FIR लगे, कौन सा लीडर आपका उस टाइम स्टेक होल्डर के फेवर में आया और जाके इतना बताया कि हम आपके साथ खड़े हैं? आज ये स्टेक होल्डर आपके खिलाफ खड़े हैं। मुझे ये बताइए, आप स्टेक होल्डर से किस मुंह से लेके सामने आ रहे हो? हम आपको वोट क्यों डालें? किस मुंह से आप वोट देंगे? पहले एडवोकेट साहब आप खड़े हो जाइए, शुक्रिया, आप जवाब दीजिए, इनका भी और उनका भी जवाब दीजिए। अपने दोस्त जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस से यहाँ पे इस वक्त आए हैं, देखिए इनकी बात को मैं पहले एक चीज़ ये जवाब देना चाहता हूँ कि सबसे पहले मैं इनके कैंडिडेट पे आऊँगा। लास्ट टाइम जो 2014 में हमने गुलमर्ग से उनको मैंडेट दिया, गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी से उनको जिताया, एक मंशूर था उस वक्त उनका, उन्होंने बोला कि मैं गुलमर्ग को आज़ाद करने जा रहा हूँ गुलाम हसन मीर से, और ये दिस इज़ रिकॉर्डेड, ये वायरल भी है फेसबुक पे ही। आज ये चल रहे हैं गुलाम हसन मीर के साथ अलायंस में है। मैंने कल भी इनको सवाल पूछा कि आप अपना स्टैंड क्लियर कीजिए, क्या आप 2014 में सही बात बोल रहे थे कि 2024 में बोल रहे हैं? नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड, ये लास्ट टाइम भी आए थे यहाँ पे, या इन जो मैंने उनको लास्ट टाइम भी बोला कि आप अपना स्टैंड क्लियर कीजिए कि ये जो अलायंस आपका पार्लियामेंट में था, A, B और C टीम, यानी कि BJP, PC और अपनी पार्टी थी जो कंटेस्ट कर रही थी, उस वक्त उनकी एक अलाइनमेंट थी, एक असाइनमेंट दिया गया था कि आप इस वक्त अपनी PC को नॉर्थ कश्मीर में सपोर्ट कीजिए। आज हम असेंबली में हम अपनी पार्टी को सपोर्ट करें, ये अपना मौक़िफ़ वाज़ा करे, ठीक है, इनको मौक़िफ़ वाज़ा करना पड़ेगा। जी
ऑडियंस। जी आप बताएं क्या सवाल है आपका। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम ख्वाजा अहमद परे है, मैं अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और करता रहूँगा। मेरा क्वेश्चन है नेशनल कॉन्फ्रेंस से, ये अभी बोल रहे हैं कि ये अलायंस में आ रही है पीसी इस वक्त। देखिए अलायंस में आना ये कोई गलत बात नहीं है। सवाल बोलिए क्या है? सवाल मेरा इनसे है कि इनसे पूछिए कि उस वक्त अब्बास वानी साहब को किसने हाईजैक किया, इस कॉन्स्टिट्यूंसी को किसने हाईजैक किया उस वक्त? अब्बास वानी को किसने हाईजैक किया? बताइए अब्बास वानी को किसने हाईजैक किया है? जरूर जवाब मिलेगा। एक अल्फाज में इनका जवाब, क्या इनके एमएलए या इनके जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो इतने इनकॉम्पिटेंट थे कि एक ऑफिसर लेवल का बंदा बोल रहा है, ये बोल रहा है कि उसने हमें हाईजैक किया। ये तो शर्म की बात है उनके लिए जो ये चीज बोल रहा है कि एक ऑफिसर ने एमएलए को हाईजैक किया, जबकि एमएलए बनता है कि वो ऑफिसर्स पे अपनी हुक्मरानी करे या वो डायरेक्शंस दे कि कहां से क्या करना है। दैट मींस दे आर सेइंग दैट आवर कैंडिडेट वाज द वेरी मच कैपेबल एंड ही वाज वेरी मच पावरफुल। आपका जवाब है क्या? वसीम साहब आप एक नौजवान सामाजिक कारकुन हैं, आपसे भी ये सवाल अलग रहेगा। लोग देख रहे हैं अलग पार्टी का मंशूर है, आज़ाद उम्मीदवार की एक फहरिस्त यहाँ पे है। आप इनके मंशूर को, इनके एजेंडे को कैसे देखते हैं? क्या मसाइल ऐसे हैं जो आप समझते हैं कि इमीडिएटली उनको एड्रेस करने की ज़रूरत है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं चाहूँगा कि मुझे 2 मिनट दें, क्योंकि ऑलमोस्ट जितने भी दिग्गज पार्टीज़ हैं हमारी, उसमें पीसी है, हमारी अपनी पार्टी है, एनसी के मेंबर है और हमारे पीडीपी के। फ़िलहाल के लिए मैं कंपटीशन, आप माजरत खाना चाहता हूँ आप इंडिपेंडेंट कैंडिडेट से, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं चाहता हूँ कि ये है जो रूलिंग आउट थे सबके। मैं सबसे पहला सवाल मेरा अपनी पार्टी के उल्फत साहब से रहेगा, क्या आप मुझे 5 काम गिनवा के दीजिए जो 2002 से लेके अभी तक हुए? 5 काम। जवाब जी जी, एक सवाल आपका आ गया। सवाल पूछूंगा ना एक, उसके बाद मैं एनसी पे आऊँगा। एनसी के कैंडिडेट है फारूक अहमद शाह साहब, मैं उनसे कहना चाहूँगा जब वो टूरिज्म के सेक्रेटरी थे उन्होंने गुलमर्ग के लिए क्या किया, नंबर 2। और नंबर 3 मैं अपनी पीडीपी से सरकार से ये कहना चाहूँगा, सबसे पहले पीसी हमारे भाई फारूक अहमद है, मेरे सीनियर भी रह चुके हैं, लेकिन मैं उनसे ये कहूँगा कि वो आज पीसी के दावे करते हैं कि अब्बास वानी साहब ने 2.5 साल में इतना काम किया, लेकिन जनाब मैं आपको याद दिला दूँ वो तब पीडीपी के कैंडिडेट थे, तब वो पीसी के कैंडिडेट नहीं थे। नंबर 1 आपका सवाल आ चुका है। पहले हसन मीर साहब के जो रिप्रेजेंटेटिव, आप जवाब दीजिए। 5 काम बताएं सर। मैं इनको पहले एक बात बताऊंगा। अभी इन्होंने बता दिया कि फारूक शाह साहब ने हाईजैक किया, हमारे जो लीडर थे पीडीपी से जीत के आए थे उनको हाईजैक किया। अभी इससे पहले बोल रहे थे कि हमें एक ईमानदार लीडर की ज़रूरत है, या ये वाजिया करे वो बेईमान है, या ये वाजिया करे कि किसी को हाईजैक करना। जवाब देना पड़ेगा। एक मसला है नंबर 1। नंबर 2 ये है कि इस वक्त उसको लग रहा है अगर उसने हमारे साथ अलायंस की है। 5 काम बताए। नंबर 2 प्लीज़, बड़े अदब से यहाँ पे। हाँ प्लीज़ हैव अ सिट। ये जो फारूक साहब का बेईमानी का दावा कर रहे हैं, मैं आपको ये बोलूँगा, बीजेपी ने पहले जो यहाँ पे हायर किया, सवाल बताइए। शाह फैसल फेल हो गया, उसके बाद अपनी पार्टी वो फेल हो गई, सजादुल वो फेल हो गई, रशीद इंजीनियर उसके बाद वो फेल हो गए। अब जिनको अलगावादी कह रहे थे उनके घरों में उनको इलेक्शन लड़वा रहे हैं बाय प्रेशर। ये क्वेश्चन मैं इनसे पूछ रहा हूँ, भाई आप क्या दिखा रहे हो कश्मीरी आवाम को? यस, अपनी पार्टी का आपका सवाल है, अपनी पार्टी का सवाल है। हमारे साथ सबके पास आएंगे, दोबारा सबके पास आएंगे, क्योंकि जी हमारे राय निसार साहब है, ये यहाँ ग्राउंड जीरो पे रिपोर्टिंग करते हैं। हाँ मैं सबके पास आऊँगा। Listen to me. When you are talking about the development, I am asking this gentleman. He is my friend, he is my brother. अपनी पार्टी। Yes, अपनी पार्टी जो प्रवक्ता है, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस, आज तक जितनी खराबी हुई है नेशनल कॉन्फ्रेंस इक़्तिदार में रहा है, उसमें कोई शक नहीं है। Let me ask this gentleman. अगर आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, आप रोड्स की बात कर रहे थे, अभी जो एनटीआर बना है, आपको पता है ये ऑन रिकॉर्ड है, और ये जो रोड का जो एनटीआर फ्रॉम बानीहाल वाया टू बारामूला, वाया टू कुपवाड़ा एंड वाया टू उड़ी, और ये किसने बनाया आपको पता है? अभी तक ये आज तक आपने नहीं बताया, ये राजीव गांधी की सरकार ने बनाया था। रही एक बात। दूसरी बात आप बोल रहे हैं कि फलानी बंदे ने ये काम किया है। नरेंद्र मोदी जो इस वक्त रिबन काट रहे हैं रेलवे का, आपको पता है प्रोजेक्ट किसने बनाया है? प्रोजेक्ट देवी गौड़ा ने बनाया। तो आप ये क्रेडिट मत लीजिए, राय निसार क्रेडिट मत लीजिए। आपका सवाल आ चुका है, सबसे रिप्लाई लेंगे। राय साहब, आप ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं, हालात वाकयात मामलात को जानते हैं, इस इलेक्शन में आप कहां देख रहे हैं लोगों की पार्टिसिपेशन, किस तरह से देखते हैं आप ग्राउंड? देखिए इमरान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पहले मैं यहाँ पे ये वाजा करना चाहूँगा, जो इस वक्त पार्टियाँ यहाँ पे मंशूर अपना पेश कर रही है, मगर जब हम ग्राउंड जीरो पर जाते हैं तो आज मुझे लगता है कि लोग होशियार हैं। लोग आज समझ लेते हैं कि किस पार्टी ने कौन सा मंशूर दिया है, क्योंकि बहुत सारे गाँव वो भी होते हैं फिर आज
मंशूर दिया फिर उन गाँवों का कभी रुख ही नहीं करते। आज वोट मांगने के लिए जाते हैं फिर कभी वहाँ जाते ही नहीं है। मगर मुझे लगता है कि आज के इस इलेक्शन में लोग अब होशियार है, क्योंकि 10 साल के बाद आज इलेक्शन होने जा रहा है, तो लोग होशियार है, लोग समझते हैं कौन हमें यहाँ पे आज बेवकूफ़ बनाता है, कौन यहाँ पे सही बात। राही साहब का कहना है लोग होशियार है। अहमद गुलजार साहब, आप आज़ाद उम्मीदवार है, नौजवान है, बातों से लगता है बड़े इंटेलेक्चुअल भी है, आपसे भी यही डिफरेंट सवाल रहेगा। चूँकि आप आज़ाद उम्मीदवार है, इनकी बात अपनी जगह, इन्होंने हुकूमत भी की है, मौका भी मिला है। अगर आपको लोग मौका देते हैं, मैंडेट देते हैं, आप एक नौजवान होने के नाते आपके पास एजेंडा क्या है गुलमर्ग की कॉन्स्टिट्यूंसी? देखिए, सबसे पहले तो गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को समझना चाहिए कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होता क्या है। ये देखिए, सवाल का जवाब मैं इन लोगों को एक ही बात कहता हूं कि तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता काफिला क्यों लुटा। हमें रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। आपने गुलाम हसन मीर साहब के रिप्रेजेंटेटिव को 5 काम गिनाए, जवाब मिला? आपको जवाब मिला? नहीं मिला। नहीं मिला ना। तो आप ये बताइए, ये डिबेट किस नाम का कर रहे हैं आप, जब आप यहाँ पे पूछने वाले हैं कि आप हमें बताइए आपने गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए क्या किया है। मैं उनकी इज्जत करता हूँ, वो मुझसे बड़े हैं, बहुत अच्छे लीडर हैं, उसमें कोई शक नहीं है। उनकी सियासत कैसी भी रही हो, उस चीज़ का कोई गिला नहीं है हमें। लेकिन आप 5 काम क्या 2 काम गिनवाइए आपने क्या किया है। आप हमें बोलेंगे हॉस्पिटल, वो हमारी बेसिक नीड है, आप रोड, अरे भाई कोई खैरात थोड़ी, आपको चुना है वो आपको काम करना ही करना है। रही बात नेशनल कॉन्फ्रेंस की, सुनिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस का एजेंडा इतना गंदा है आज की डेट में, इतना गंदा है कि मैं कह नहीं सकता आपको। उन्होंने कश्मीरी अवाम को बस एक ही लाइन पे खड़ा करके रखा है, वो ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दो नहीं तो हालत खराब हो जाएंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दो नहीं तो हालत खराब हो जाएंगे। आप मुझे ये बताइए कि अगर उनके पास हुकूमत, जब से कश्मीर बना है, कश्मीर का बानी ही शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को कहते हैं, मैं गलत कह रहा हूं, अल्लाह उनको मगफिरत करे, तो तब से लेकर अब तक हम पर जो है आज़ाद नहीं हुए इन परेशानियों से, इस जिल्लत से, इस रुसवाई से। इस बार अब उमर अब्दुल्ला को चीफ मिनिस्टर बनाने से हमें आज़ादी मिलेगी इन सारी चीज़ों से। कैसी बातें करते हैं आप लोग। यहाँ के सियासतदान, चाहे यहाँ के फॉर्मर जो ये रहे हैं पीसी में, अब हैं पीडीपी से, उन्होंने लोगों को पहचानने से इनकार किया। गुलाम हसन मीर साहब ने लोगों को धोखा दिया है वोट के नाम पे। तो आपका मेरा सवाल आपसे, मेरी बात सुनिए, गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी पे रिस्ट्रिक्ट होने के बाद अगर फारूक अहमद शाह साहब की बात करते हैं, बीइंग एन ऑफिसर, ही हैज बीन सो इनकॉम्पिटेंट, मैं क्या कहूँ आपको, चाहे टूरिज्म चाहे एजुकेशन। आज लोगों को आप कह रहे हो कि मैं जो है बाबा ऋषि के नाम पे यूनिवर्सिटी बनाऊंगा, जब वो जो है एजुकेशन में डायरेक्टर थे तब क्यों नहीं किया भाई। दूसरी बात, आज गुलाम हसन मीर साहब कह रहे हैं कि मैं मेडिकल कॉलेज बनाऊंगा। एक डिस्ट्रिक्ट में एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, वो तो बारामूला में। मुझे आपकी जो बातें हैं सभी पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स के पास पहुंची है। मैं आपके पास भी आऊंगा क्योंकि अमोद जी ने बड़े इंपॉर्टेंट 2 सवाल पूछे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी, और नाअहल करार दिया है इन्होंने फारूक शाह साहब को, अपनी पार्टी को भी, इवन पीडीपी को भी जवाब देना पड़ेगा। आकिब खान एक बडिंग जर्नलिस्ट है, जर्नलिज्म स्टूडेंट भी है, लेकिन आप काफ़ी टाइम से ग्राउंड जीरो पे टंगमर्ग में रिपोर्टिंग भी करते हैं। 10 साल के बाद इलेक्शन हो रहे हैं। एज ए बडिंग जर्नलिस्ट, यंग जर्नलिस्ट, स्टूडेंट, और इस इलाके से भी आप ताल्लुक़ रखते हैं, क्या उम्मीदें रखते हैं आप इन सियासी जमातों से, इन सियासी नुमाइंदों से? मैनिफेस्टो आपके पास है। जी इमरान साहब, पहले आपने कहा कि 10 साल के बाद असेंबली इलेक्शन हो रहे हैं। यहाँ पर ऐसी बातें चल रही कि शायद कश्मीर, इनके कहने के मुताबिक ये लग रहा है कि पहली बार शायद जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन हो रहे हैं। ये मेरा कहना ये है कि असेंबली इलेक्शन इससे पहले भी हुए हैं, इससे पहले भी एमएलएज बने हैं, लेकिन इससे पहले कभी में यूटी में इलेक्शन नहीं हुए हैं। जम्मू कश्मीर में इससे पहले सब कुछ अपना था, चीफ मिनिस्टर अपना होता था, वजीर आजम अपना होता था। मुझे बताइए कि डेवलपमेंट, रोड्स बनेंगे, स्कूल्स भी बनेंगे, कॉलेज भी बनेंगे। मुझे बताइए कि पॉलिटिकल इशू, हमारे बच्चों जो इस वक्त जेलों में हैं उनको कौन निकालेगा? आपकी बात पहुंच चुकी है। जी जी जी, पीडीपी वाले कुछ कह रहे हैं। जी, मैं इस भाई की बात को ऐड कर रहा हूं। असल में यहाँ पे बात होनी चाहिए जो हमारा मैनिफेस्टो है पार्टीज का, हम किस वजह से हम अपने कैंडिडेट के लिए वोट मांग रहे हैं लोगों से। मैं इन सब भाइयों का, दोस्तों का शुक्रगुजार हूं कि इन्होंने हमारे कैंडिडेट के ऊपर अभी तहमत नहीं लगाई है, क्योंकि वो बेदाग हैं, इसी पर हम वोट मांग रहे हैं। पहली बात ये जो रोड बने हैं ये पीडीपी के दौर में बने हैं, जब गुलाम हसन मीर साहब पीडीपी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उस दौर में ये एनटीआर बना है। दूसरी बात, आज हम जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, आज का इलेक्शन जो 2014 में जो इलेक्शन हुआ है उसके बरक्स है। जो 1996 से लेके और 2008 में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ पे बरसर इक़्तिदार आई, तब चीफ मिनिस्टर हुआ करता था, पावर्स होते थे। आज जो हमारी असेंबली है, हमें इस बात पे गौर करना है कि आज हमारी असेंबली में हम कर क्या सकते हैं। जो बड़े बड़े ये दावा कर रहे हैं, जो ये बड़े बड़े दावा कर रहे हैं, गाँव में जाके बड़े दावा कर रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे। ठीक है, आपकी बात पहुंच चुकी है। चूंकि बिजनेस रूल्स में अमेंडमेंट हुई है, पावर्स को
डिक्लाइन किया गया है। आप अमूद जी के आपके सवाल का जवाब, हाँ आपके सवाल तारिक साहब के सवाल का मैं जवाब दे दूं। इसने एक सवाल किया कि जब यहाँ के स्टेक होल्डर्स धरना पे बैठे थे, हमारी लीडर महबूबा मुफ्ती जी ने ट्वीट किया वहां से कि इनके साथ इंसाफ करो, इनके साथ जाती हो। मैं एक बात ऐड करके मैं कहूंगा भाई, ट्वीट किया कोई बड़ा एहसान नहीं किया है। अगर इन हुक्मरानों ने इसकी यहाँ की क़यादत अच्छी सी की होती, हुक्मरानी अच्छी सी की होती, आज की डेट में ये गुलमर्ग का जो रिप्रेजेंटेटिव स्टेक होल्डर है, ये आपके पास इतने बड़े लॉन्चर नहीं लगाता, इतना आपसे नाराज नहीं होता है। जवाब दीजिए। सबसे पहले इन्होंने बोला कि उल्फत साहब मेरे भाई अपनी पार्टी से आए हैं। इन्होंने बोला कि हमारा कैंडिडेट इनकॉम्पिटेंट है। मैं इनको बोलना चाहता हूं कि जब गुलाम हसन मीर साहब कैबिनेट में थे, उन्हीं के हाथों से इनको स्टेट अवार्ड मिला है फॉर द बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ दिस बेस्ट परफॉर्मिंग ऑफिसर ऑफ द स्टेट। और नंबर सेकंड, उन्हीं के दौर इक्तदार में मेरे सोशल दिस एक्टिविस्ट ने सवाल पूछा कि गुलमर्ग के लिए क्या किया। एक तो वो एक ऑफिसर थे, ऑफिसर के लिमिटेड स्कोप्स होते हैं, उसने मैंडेट नहीं लिया होता है लोगों का। वो अगर कोई काम करता है दैट इज आउट ऑफ हिज कर्टसी एंड आउट ऑफ हिज आई कैन से पब्लिक ड्यूटी जो होती है उनकी। गुलमर्ग सेकंड फेज जो प्रोजेक्ट है उन्हीं की दौरान कंप्लीट हो गया। जी सरदार जी कुछ कहना चाहता है। आपको बताना चाहूँगा, मैं फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच के साथ आपके बीच में बैठा हूँ। जितनी भी ऑडियंस सामने बैठी है, मैं इनको कहूँगा पावर सेंटर शिफ्ट हुआ है, ये आपको मानना पड़ेगा और उस पावर सेंटर के अकॉर्डिंगली हमें एक्ट करना है। अब पावर सेंटर कश्मीर नहीं रहा है, पावर सेंटर शिफ्ट होकर जम्मू की तरफ गया है और हमें उसके अकॉर्डिंगली ही अपना अप्रोच दिखानी है। अलबत्ता मैं आपको कहूँगा, गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी में बदहाली का माहौल है इस वक्त। आप सब एक साथ डिमांड करिए, डिस्ट्रिक्ट स्टेटस के बिना हम अपने इसको सोल्यूशन नहीं निकाल सकते। आप सब लोग प्रॉब्लम का पार्ट मत बनिए, सोल्यूशन का पार्ट बनिए। डिस्ट्रिक्ट स्टेटस हमारे लिए बड़ा जरूरी है। मैं लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से कहना चाहूँगा, अगर हमारी कोई बहन को कोई प्रॉब्लम होती है लीगल, उसको अपील के लिए, पिटीशन के लिए बारामूला 70 किलोमीटर जाना पड़ता है। आप समझ सकते हैं, एक गरीब आदमी, एक तरफ प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं जस्टिस है डोर स्टेप, और दूसरी तरफ मेरी बहन गुलमर्ग से उठकर जस्टिस राजेंद्र जी कहते हैं कि आप सोल्यूशन के साथ आमने आइए। जी हाँ सवाल यहाँ पे घुमाए जा रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पे बैठी है, मुझे आप बोलिए, जब से कश्मीर में प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर के ओहदे से आप लोग नीचे जो डिग्रेडेशन हमारा कश्मीर हुआ है, मुझे बताइए गुलमर्ग का स्टेक होल्डर आपको वोट क्यों दे? गुलमर्ग क्या सवाल है। क्योंकि यहाँ अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स, खासकर नुमाइंदों के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, आज़ाद उम्मीदवार है, आपको लोग क्यों वोट डालें, ये सवाल है। तारिक साहब सबसे मैं पूछूंगा, लेकिन ऑडियंस में कोई हमसे सवाल पूछना चाहता है। जी नाम बताएं, क्या सवाल है? एडवोकेट एतजाज मेरा नाम है। मेरा सवाल अपनी पार्टी से है। जो इनके कैंडिडेट है गुलाम हसन मीर, वो एक इंस्टीट्यूशन ऐसा दिखाए जो इन्होंने बनाया है जहां पे एक लड़का अपना स्किल डेवलप करके इज्जत का रोजगार कमा सकता है, वो एक इंस्टीट्यूशन बताएं। स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन एक दिखाइए, अपनी पार्टी को जवाब देना पड़ेगा। ये एक हमारे स्टूडेंट का एक सवाल है। जी सुनिए, इसके लिए मैं ये बताऊंगा कि 2014 तक अगर हम देखेंगे, गुलाम हसन मीर साहब ने सिर्फ 10 साल हुकूमत की। अब सुनिए, और जो इस वक्त हमारे कैंडिडेट हैं वो उसके बाद भी पावर में रहे। गुलाम हसन मीर साहब का ख्वाब था कि ITI के लिए यहाँ पे एक इंस्टीट्यूशन खोला जाए, जो अधूरा रहा। उनका ख्वाब था जो मिनी सेक्रेटरी था। क्यों रहा? क्योंकि आप लोग पावर में थे, आप लोगों के ईमानदार लीडर ने हाईजैक किया PDP के लीडर को। आपका आ गया। जी सवाल तारिक साहब, आप बैठिए, मैं किसी का नहीं सुनूंगा। तारिक साहब के सवाल को मैं, तारिक साहब आप बैठिए प्लीज, आप बैठिए, मैं ऑडियंस के पास भी आऊंगा, आप तशरीफ रखिए। जी नहीं, सवाल है तारिक साहब का, हम आपको वोट क्यों करें? आप सवाल सुनिए। तारिक साहब आप बैठिए प्लीज, आप तशरीफ रखिए प्लीज। तारिक साहब ने सवाल किया है बहसियत एक स्टेक होल्डर, गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी के जो उम्मीदवार है, हम इनको वोट क्यों करें, क्यों दें? लेकिन यहाँ अलग अलग पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, सबसे 40 सेकंड में सबको जवाब देना पड़ेगा। अमूद जी आप जवाब दीजिए, आपको क्यों वोट डालें? देखिए, सबसे पहले तो हम लोगों को मौका नहीं मिलता अपना मैनिफेस्टो लॉन्च करने का। भाई ने बोला है स्किल ट्रेनिंग सेंटर, हमने स्किल ट्रेनिंग सेंटर, इंक्यूबेशन सेंटर्स, विलेज टूरिज्म, इको टूरिज्म, सब चीज़ों पे हमने नज़र रखी है। बीइंग एन इंडिविजुअल इन द कैपेसिटी ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूंसी, आई हैव
we can say plan for each and every aspect, whether it be stakeholders like hoteliers, जो guide associations और बाकी चीज़ें, क्योंकि जब तक आप इंक्लूसिव और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में नहीं सोचेंगे ना, तब तक आप लोगों को वाकई बेवकूफ़ बना रहे हैं। आप यू हैव ए ब्रॉडर विजन। आपका जवाब है क्या? आपको वोट क्यों डालें? जी, जो आज तक जो भी गुलाम हसन मीर हैं, फारूक अहमद शाह साहब हैं, शिबिर मीर को लोग वोट क्यों डाले? सवाल यही मैं कह रहा हूँ यार। जवाब बताएं। गुलाम हसन मीर भी और फारूक अहमद शाह साहब भी दोनों गुलमर्ग के स्टेक होल्डर्स रहे हैं, कोई मिनिस्टर के लेवल पे, कोई सेक्रेटरी ऑफिसर के लेवल पे। इन्होंने आज तक जो टूरिस्ट गाइड्स हैं, पोर्टर्स हैं, जितने भी जो लेबर जहाँ पे वहाँ पे काम कर लेबर क्लास वहाँ का है, उनके लिए कोई मतलब मुकम्मल कोई प्रोग्राम मैनिफेस्टो नहीं दिया, उनके लिए कोई स्कीम नहीं बनाई। आपको वोट क्यों डाले ये लोग? यहाँ तो इतने लोग बैठे हैं कि इनके लिए एक ऐसी स्कीम लाई जाए ताकि जब ये बैठे हुए होते हैं, जब यहाँ टूरिस्ट नहीं आते हैं, इनका घर चूल्हा चले। इसके लिए आप एक स्कीम लेके आएंगे। हाँ, आप बताएं, आपको क्यों वोट डालेंगे? यस, देखिए, सबसे पहले मैं स्टेक होल्डर्स के लिए बोलना चाहता हूँ कि स्टेक होल्डर्स के बहुत सारे इश्यूज है। गाइड्स का जो ताल्लुक है, देखिए, इनके लिए हमने पहले एक टूरिज्म ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन का ये कायम करना है, इफ्तिताह करनी है, क्योंकि वो पहला कंसेप्ट हमारा है। आप गुलाम हसन मीर साहब के बंदे बोल रहे हैं कि हमारा ख्वाब था, वो ख्वाब ही रह गया और आइंदा के लिए भी ख्वाब ही रहेगा। आपको वोट क्यों डालें? वो बोलता हूँ ना कि हम इनके लिए एक मिनट ये टूरिज्म ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जब बनेगा ना, तो गुलमर्ग गाइड को किसी को जार पार करने की जरूरत नहीं है कि मुझे गाइड लाइसेंस चाहिए, या इसको या यहाँ पे जो होटल्स में काम कर रहे बंदे, उनको जब स्किल डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग मिलेगी ना, वो शेफ बनेंगे, वो बाकी। और दूसरा चीज है, इनको आज वैली गाइड इशू है, वैली गाइड लाइसेंस का जो इशू है, हमारा कायद बोलता है कि विद इन द फर्स्ट मंथ आफ्टर गेटिंग द पावर वी विल स्ट्राइक डाउन दो, सॉर्ट आउट द मैटर। ठीक है। तेजेंद्र जी, आपको इमरान साहब, आज मैं आपके सामने मेरी बात मैं सबके पास आऊंगा, प्लीज प्लीज। इमरान साहब, आज मैं वोट मांग रहा हूँ तो फकर से मांग रहा हूँ। जब गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी को 2 हिस्सों में बांटा गया ना, मैं ही वो वाहिद शख्स था जिसने उसको कंसोलिडेट कराया। मैं उसमें मेरा अहम रोल रहा। अगर कोई झूठा कर दे मुझे तो कहे कि मैं तेजिंदर सिंह का रोल नहीं रहा। क्यों लोग आज? दूसरी बात, ये तारिक खान साहब बैठे, इनके सामने मैं शर्मिंदा नहीं हूँ। ये वो शख्स है जिसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर मैं सड़क पर बैठा हूँ, हर ऐवान तक मैं गया हूँ। मैं ही वो शख्स हूँ जिसको कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो मसला है, उसमें तेजिंदर जी का इंडिविजुअल क्लेम गलत है। देखिए, उसमें यहाँ पे मंजूर साहब बैठे और नहीं दैट नो नॉट आर्गुमेंट, दिस वाज नॉट की जज की तालियां बजी। ये लोग क्यों डाले वोट? क्यों डाले वोट? क्यों डाले? मैंने आपको 2 चीजें बताई। स्टेक होल्डर्स का जो जवाब आपसे मांगा जा रहा है तारिक, मैं वो शख्स हूँ, मैंने किया है। मैं हर अवाम में अब क्या करेंगे आप? वोट क्यों डाले आपको? जो ये आज सवाल आपसे मांग रहे हैं, आज अगर गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी का ये क्लेम कर रहे हैं, उसको इकट्ठा रखने में मेरा अहम रोल है। आप बताएं, गुलाम हसन मीर साहब को ये लोग वोट क्यों डालें? बहुत सारे बताएं क्यों डालें आपको वोट? आपको सवाल किया गया था, 5 काम बताइए 2002 से, नहीं बोला आपने। देखिए, मैं लिसन टू मी, मुझे लग रहा है कि ये जो सब लोग आए हैं ना, गुलाम हसन मीर साहब से लड़ने आए हैं। पहले पुलिस पावर में कहाँ थे? पावर में पुलिस आपके थे, जो फारूक शाह साहब थे वो एग्जीक्यूशन बॉडी में थे। आप क्या कह रहे हो? लिसन टू मी प्लीज लिसन टू मी। अब मसला ये है, वोट ये दे, इनका ख्याल होगा कि हम गुलमर्ग के लिए क्या करेंगे और एग्जीक्यूशन गुलाम हसन मीर साहब की होगी। आप बताएं, पीपल्स कॉन्फ्रेंस क्यों वोट डाले आपको? तारिक साहब का सवाल कंटिन्यू है। हम इस गुलमर्ग के लोगों के लिए एक बात। दूसरी बात, आशिक साहब ने अभी लेबल लगाए, जो भी इलेक्शन लड़ रहा है, जो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहा है, वो बीजेपी की बी टीम है। अगर हम देखेंगे, एक बात मेरी बात सुन लीजिए। एक बात अगर हम देखेंगे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को नेशनल सवाल है, वोट क्यों डाले आपको? वोट क्यों डाले आपके? करने वाले कौन? उमर सवाल का जवाब दीजिए। को पॉलिटिकल बर्थ देने वाले बीजेपी क्यों डाले आपको? वोट क्यों करे आप? ये आप मेरी बात सुन लीजिए। आप बताएं, वोट क्यों करे आप? वही मैं बात कह रहा हूँ। क्यों करे आपको वोट? इसलिए करे ताकि जो एनसी वाले हैं, कल को वो बीजेपी बन जाएगी, इसलिए हम कह रहे हैं कि का जवाब पहुंच गया है। बीजेपी यहाँ नहीं है, लेकिन वोट क्यों डाले लोग इनको? क्योंकि आपका भी कहा जाता है कि इनडायरेक्टली कैंडिडेट है। नहीं, इनडायरेक्टली हमारा कोई कैंडिडेट नहीं है। अभी पार्टी की तरफ से हमें ऐसा कोई आदेश नहीं है कि
कोई आदेश नहीं है कि हम किसको सपोर्ट करें यहाँ पे, लेकिन ये लोग जो यहाँ पे मतलब नेशनल कॉन्फ्रेंस का रिप्रेजेंटेटिव है या पीडीपी के, ये वोट मतलब के लिए बहुत हद तक गिर चुके हैं। वोट के लिए गिर चुके हैं, आपकी बात आ गई। आमिर साहब, सवाल यही है, आपको क्यों वोट डालें? सबसे सबके पास आएंगे जी। वोट क्यों डालें इनको, क्यों डालें आपको? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के इन्हीं अल्फाजों के साथ मुझे आज तक नफरत रही है, जो रिपीट ये करते हैं कि जो भी कोई इलेक्शन लड़ता है, भाई कुर्सी से उठो उठो उठो, मुझे बैठना है उधर। इससे मैं नफरत करता हूं, क्योंकि जो भी इलेक्शन लड़ रहा है वो हिंदुस्तान के आइन के तहत इलेक्शन लड़ रहा है। रही बात आपको वोट क्यों मिलना चाहिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब से बीजेपी पावर में आई है तब से लेकर आज तक यहाँ डिक्टेटरशिप, तानाशाही का माहौल बना हुआ है। यहाँ अफसरशाही चल रही है, यहाँ करप्शन का सिस्टम गर्म है, और इतना करप्शन। लेट मी फिनिश प्लीज। आपको क्यों वोट डालें? एक मिनट, वो आपने यहाँ पर अफसरशाही खड़ा करके आपको क्यों वोट डालें? तारिक साहब का सवाल है, तारिक साहब का सवाल है, मैं इनको क्यों वोट डालूं? अगर आप मुझे वोट डालेंगे, सबसे पहला मेरा काम यही रहेगा, यहाँ की जो डिक्टेटरशिप है, डिक्टेटरशिप यहाँ पर सबसे पहले खत्म कर। वो डिक्टेटरशिप एक लीडर यहाँ पर नहीं बना रहा है, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैंडिडेट जीते सेम पोजीशन, अपनी पार्टी के गुलाम हसन मीर जीते। और रही बात, जब इस कैंडिडेट ने उनसे सवाल किया कि आप मुझे काम गिनाइए, गुलाम हसन मीर साहब को मैं चैलेंज कर रहा हूं इस वक्त, आप 2002 में इलेक्शन जीते, तब से लेकर 2017 तक आप 2 विमान में आए, आप मुझे बताए 1 करोड़ को आपने मैग्नेटाइज चैलेंज किया है गुलाम हसन मीर को। ऑडियंस 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 सबके पास आएंगे आप। जी 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 जी, सवाल सुनिए आप, प्लीज लिसन टू मी, प्लीज अटेंशन प्लीज। पॉलिटिकल पार्टीज आप सुनिए। हाँ, सवाल सुनिए, सवाल सुनिए, सवाल सुनिए। मोन सवाल नेशनल कॉन्फ्रेंस यह वनस गामन मज फेरित वन नसा रलावो न बीजेपी सत दियो सा वोट। मेरा सवाल इनसे ये है, अगर ये कल को जीतते हैं तो ये क्या जरदारी से या नवाज शरीफ से हाथ मिलाएंगे जब तक ये सेंट्रल गवर्नमेंट? ठीक है, आपके सवाल का जवाब, आपके सवाल का जवाब बीजेपी को ये जो हमारे साहब ने सवाल किया है, मेरे भाई ने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा कि हम किनके साथ। यार, हमने तो अपनी पॉलिसी पहले ही मुवज़्ज़ह कर दी है कि हमने इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ अपना अलायंस किया है, इंडिया ब्लॉक के साथ हम चल रहे हैं। आपका जवाब आ चुका है। आपका सवाल नहीं सर, सवाल नहीं सर, बात सुनिए। यहाँ जितने भी लोग आए हैं, इनके जेबों में पैसा है तो यहाँ पहुँचे हैं। इस गरीब के लिए आपने क्या किया? यहाँ उस गुलाम हसन मीर हो, नेशनल हो, कोई भी हो, जो भी यहाँ इक़्तिदार में रहे, एक गरीब के पास, एक बाप के पास 4 बेटे हैं, घर में पड़े हैं, उनके लिए आपने क्या किया? उनके लिए आपने क्या किया है? ठीक है वसीम, सोशल एक्टिविस्ट, सबको जवाब देना पड़ेगा, आप बताएं। हम ऑलमोस्ट 10 मेंबर हैं यहाँ पे। एक मिनट, हम 10 मेंबर हैं यहाँ पे, सिर्फ 2 बंदे ऐसे हैं जो खुद के लिए वोट नहीं मांग रहे, तारिक साहब और मैं। हम जवाब मांग रहे हैं, आप लोग खुद गर्जी के लिए वोट मांग रहे हो। हमने जो सवाल पूछे थे उनका जवाब दीजिए, नंबर 1। नंबर 2, मैं एनसी प्लस अपनी पार्टी प्लस पीसी और सब लोगों से, जितने भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स आल्सो, आप मुझे बताइए डेवलपमेंट किसको कहते हैं? द बेसिक फंडामेंटल डेवलपमेंट्स आर एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर एंड एम्प्लॉयमेंट सेक्टर। आपने उसके लिए क्या किया वो बताइए ना। क्या सवाल है? आपका सवाल बताएं। आपने सवाल सुना होगा। हाँ, आपके पास भी आएंगे। मेरे खास अजीज मेरे क्लास फेलो बैठे हैं, और जो स्कूल में सबसे काबिल थे फारूक साहब बहुत क्लोज रहे हैं, जो हमारे साहिब का एमएलए थे यहाँ के। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, जरा फारूक साहब को बोलिए ये क्या करते हैं प्रेजेंट में? फारूक साहब प्रेजेंट में क्या करते हैं? आप सवाल बताएं। मेरा क्वेश्चन है मेरे भाई आशिक मागरे साहब से 2 बात पे। एक, आर्टिकल 370, आज आपके डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वी विल नॉक द डोर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370। यू आर बिफोलिंग पीपल। इसका आप बताइए कि जब आपके सुप्रीम कोर्ट ने उसको लीगल करा दिया, अब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 को। और दूसरी बात, एक तो ये मेरे भाई, दूसरी बात आपने कहा टूरिज्म ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। पहले ये बताइए आप, जब आपके फारूक शाह साहब सेक्रेटरी टूरिज्म थे तब तो आपने नहीं दिया, और आज आप करते हैं। तो अब कई सारे सवालात फारूक शाह साहब, गुलाम हसन मीर साहब, शबीर मीर साहब पहली बार आ रहे हैं, सबको जवाब देना पड़ेगा। ये वसीम साहब ने बड़ा ज़बरदस्त सवाल पूछा। जी, सबके पास आएंगे। सवाल बताएं।
जी जी आपके पास आएंगे, आप इंतजार कीजिए। सवाल बताएं। इनसे 3 क्वेश्चन है। 3 सवाल है, आप सुनिए। आजाद उम्मीदवार भी सुनिए। आमिर साहब प्लीज अटेंशन। हाँ सवाल सुनिए। एक ही, सबसे पहले मेरा एक सवाल है, डेवलपमेंट 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 डेवलपमेंट, ये मत करो, आपस में लड़ो मत। बड़ा सवाल यह है कि आप लोगों ने सब ने मिलके यूथ के लिए क्या रोड मैप बनाया है? यूथ के लिए क्या रोड मैप है? जी 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 क्विक। साथ साथ हम कश्मीरी लोगों के लिए जो पिछले 30 साल से पिस रहे हैं, इनके लिए फ्यूचर के लिए क्या सोचा आप लोगों ने? क्या सवाल है? सबको जवाब देना पड़ेगा, सबको। सभा प्लीज 2-3 सवाल किए गए हैं यहाँ पे, पहले आप जवाब दीजिए। देखिए, यूथ का सोल्यूशन एक ही चीज से निकलेगा, है ना, वो है स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप फॉर प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, वही एक सिर्फ एक सामान्य हल है इस समस्या का। रही बात यूथ की, इस टाइम पे जो ये कह रहे हैं क्या किया है, उन लोगों के लिए आपको एजुकेशन से लेके एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट तक, स्किल डेवलपमेंट तक, इंक्यूबेशन ट्रेनिंग्स तक, आपको इन चीज़ों पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि सरकारी नौकरियां बहुत रिस्ट्रिक्टेड है आज की डेट में। तो अगर हमें मौका मिलता है, हम इन चीज़ों पे नजर रख के काम रखेंगे। आप जवाब दीजिए। 1, 2, 3 लोगों ने सवाल किए। इंपॉर्टेंट सवाल यही है कि जो बुनियादी मसाइल है या ज़रूरियात ज़िंदगी है या बेसिक नीड्स जो होती है, उसकी बात हुई है। इन सवालों के जवाब दीजिए क्विक। जी, सबसे पहली बात यह है कि पीडीपी का एक वज़्य मंशूर है, जो कश्मीर में जो इस वक्त हालात हैं, जो हमारी असम्बली है वो डिवैल्यू है, उसमें उसको कोई वैल्यू ही नहीं है। पहली बात, कश्मीर को पुरअमन हालात चाहिए। पुरअमन हालात में ही यूथ के लिए काम हो सकता है। पुरअमन हालात में यूथ के लिए काम हो सकता है। तारिक साहब देखिए, मेरे ऊपर बहुत सारे सवाल आता है, मुझे 2 मिनट का ये टाइम दीजिएगा ज़्यादा, क्योंकि देखिए सबसे पहले मैंने सवाल किया था पीसी के जो रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे है, ये हमें वाजिया करे। देखिए, आवाम को बेवकूफ़ मत बनाए। आप पॉलिटिकल पार्टी से नहीं, आप उन साहिब का जवाब दीजिए। वसीम साहब ने सवाल किया, दूसरे जी मैं उनका भी जवाब दूंगा। ये बोलेगा इनका रिप्रेजेंटेटिव 2014 में सच बोला कि 2024 में शॉर्ट क्वेश्चन। नंबर 2, मेरे भाई ने बोला 370, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मोहर लगा दी। मैं बोलता हूँ इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की 2 जजमेंट्स आई है और ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की पार्टी ने ऑलरेडी दिया है। आप यहाँ विद इन द डोमेन, हाँ विद इन द डोमेन में ये चीज़ बोल रहा हूँ कि हमने जब इनको एक नया कंसेप्ट दे दिया, कि मैंने इनको बोला, इवन हमारे कायद ने इनको बोला कि आप बोलते हो रोड्स, बिल्डिंग्स, बाकी चीज़ें डेवलपमेंट है। भाई ये डेवलपमेंट नहीं है। डेवलपमेंट जब आपको देखनी है, दैट इज ऑन द एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर आप दीजिए, आप एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज क्रिएट कीजिए। देखिए, हमारा हॉस्पिटल यहाँ पे है, अभी भी हमारे हॉस्पिटल की हालत ये हो गई है गुलाम हसन मीर के दौर इख्तियार में। आप बताएं, सवाल किया गया। इमरान साहब, मैं अपनी डोमेन में रखकर अपनी बात करूंगा। किसी भी जी आपके पास आएंगे प्लीज, पहले उनके सवाल का जवाब हम किसी भी एरिया को अगर डेवलप करना है, टूरिज्म का बड़ा पोटेंशियल है और बड़ी एरिया ऐसे हैं जो अंडर डेवलप्ड है। अगर उनको डेवलप्ड करना है तो पावर सिनेरियो को हमें स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा और साथ में आने वाले वक्त में मशीन्स हमारे को ओवरटेक कर लेंगी। हमें एडवांस स्किल डेवलपमेंट को प्रमोट करना है इधर हर हालत में। और साथ में इंपॉर्टेंट बात जो मेरे दिल के करीब है, जो प्राइवेट टीचर्स हैं, जो होटल्स में काम करते हैं, दुकानों पर लड़के काम करते हैं, उनकी कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है। आप उनकी बात करें, आप जवाब दीजिए। बहुत सारे लोगों ने सवाल किए हैं। गुलाम हसन मीर को जवाब देना पड़ेगा, रिप्रेजेंटेटिव को। मीर साहब नहीं है, आप मीर साहब की जगह है, जवाब दीजिए। बहुत सारे सवाल आए हैं यहाँ पे। देखिए, इन्होंने बोला कि जवानों के लिए आप लोगों ने क्या रखा है, यूथ के लिए क्या रखा है। पहली बात यह है, यूथ के लिए हमारा यह है कि जो लोग हमारे जेलों में बंद है, उनके लिए आम माफ़ी का हमें प्रोग्राम है कि उनको आम माफ़ी दी जाएगी शायद। प्लीज़ लिसन टू मी। अगर हम, वही मैं बता रहा हूँ, अगर आप एक्सक्यूज मी, मुझे आप ये स्टैंड क्लियर, एक मिनट, क्लियर सीधे स्टैंड कीजिए। उल्फत साहब, रेस्पेक्टेड उल्फत साहब, मैं आपको ये बोलता हूँ, हु यू आर टू फ्री देम फ्रॉम जेल। Who you are to free them from jail? When, जिसको मैं जवाब दूंगा, I am the person, if I shall be elected, मैं तब कह रहा हूं जब हमें इलेक्टेड किया जाएगा, I shall be the representative of the people। नहीं, आप आज सवाल किया गया है, आप उनके सवाल का जवाब। इनके सवाल का जवाब यह है कि आपके लिए जो स्किल डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स है, जो हमारे स्कूल्स है, मैंने खुद गुलाम हसन मीर साहब से बात की, अभी इन्होंने प्राइवेट स्कूल टीचर्स के बारे में बात की। उन स्कूल्स को जब जमात इस्लामी के स्कूल को ट्रांसफ़र किया था गवर्नमेंट स्कूल्स में, बिल्कुल ऐसा ही रोड मैप तैयार किया जाएगा जो हमारे रोड मैप तैयार किया जाएगा। जवाब दीजिए।
आपके सवाल का जवाब ऑडियंस जवाब सुनिए, ऑडियंस जवाब सुनिए जिन्होंने सवाल किया है। आप सब लोग जवाब सुनिए जिन्होंने सवाल किया है। एक बात डिग्निटी विद डेवलपमेंट, एक बात उनके सवाल का जवाब ये कह रहे हैं कि जो हमारा कैंडिडेट यहाँ पे इलेक्शन लड़ रहा था, जो मेरे जिनको मैं रिप्रेजेंट यहाँ पे कर रहा था, उन्होंने CDF से 23 लाख दिए थे PH इरिगेशन। ये आप सुन लीजिए, ये ना ये सुन लीजिए, 23 लाख दिए थे CDF से, और वो नहीं होने दिया फारूक अहमद शाह ने। क्यों नहीं होने दिया? ताकि आम लोगों को फायदा नहीं पहुंचे। एक बात, दूसरी बात, ना आप सुन लीजिए उल्फत साहब, मुझे मुझे एक बात बता दीजिए। अगर ये बताएगा जो कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस कन्वर्ट हुई थी नेशनल कॉन्फ्रेंस, क्यों? प्रोस्पेक्ट का सवाल है। देखिए बोला था जरा भाई एक आप तशरीफ रखिए, आप तशरीफ यार बोलने दो ना। बीजेपी वाले आप बताएं। देखिए सर, इन्होंने इन्होंने इनके सवाल का जवाब, हाँ वसीम साहब, देखिए इन्होंने सवाल किया 370 अब हट चुका है, वो वापस नहीं आने वाला। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस गलत बोल रहा है, लोगों को बहका रहा है कि नहीं आएगा, नहीं, वो खत्म हो चुका है। बैठिए राय साहब आप देखिए इमरान आप एक मिनट, आप खामोश हो जाइए, खामोश हो जाइए। राय साहब से बात करेंगे। हाँ आपके पास पहले इमरान साहब देखिए, यहाँ पे ये वाज़ा होता है कि किसी पार्टी ने यहाँ पे कुछ नहीं किया है, क्योंकि जो लोग सवाल कर रहे हैं, लोगों के सवाल के लिए इनका जवाब ही नहीं है। इससे साफ जाहिर होता है ये फेल है लोगों के पास। आप तशरीफ रखिए, आप तशरीफ रखिए। आमिर सवाल वसीम साहब ने किया, दूसरे दोस्त ने किया, उन्होंने सवाल। सबसे एक मिनट, लेट मी फिनिश प्लीज। आप तशरीफ रखिए आप जी जवाब दीजिए। सबसे बेहतरीन सवाल मुझे लग रहा है शकील साहब ने पूछा। शकील साहब ने बेहतरीन सवाल पूछा। इन्होंने पूछा, इन्होंने कहा कि अगर आप चुन के आएंगे तो यूथ के लिए आपके लिए क्या प्रोग्राम रहेगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, गुलाम हसन मीर साहब टूरिज्म मिनिस्टर भी रहे और वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी रहे। जो फारूक साहब इस वक्त कंटेस्ट कर रहे हैं नेशनल की टिकट पे, वो भी टूरिज्म के कमिश्नर सेक्रेटरी रहे। रही बात, लेकिन आप एक मिनट, लेट मी फिनिश। आप मुझे बताइए, गुलमर्ग में एज ए सोशल एक्टिविस्ट हमने RTI किया था। हमने बोला शकील साहब आप सुनिए, आपने सवाल पूछा है, आपको जवाब सुनना पड़ेगा। आप मुझे बताइए, गुलाम हसन मीर टूरिज्म मिनिस्टर रहे और फारूक शाह साहब कमिश्नर सेक्रेटरी रहे। आप मुझे बताइए, गुलाम हसन मीर ने इन बेरोजगार नौजवानों में से और फारूक शाह साहब ने किसने 2 मर्रा या 3 मर्रा लीज पे दिया ताकि वो रोजगार कमाए, और वो देने के लिए हम खड़े हैं। जी आप मुझे बताइए। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है, सवाल के बगैर अपनी ओपिनियन। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे हम पब्लिक डिस्कस नहीं कर रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बोला, एक स्टेक होल्डर है, एक मैं यूथ को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। हमें इनसे सवाल पूछना है, हमें पूछने दीजिए ना। आई एम एज ए सोशल एक्टिविस्ट, ठीक है। मैं आप लोगों से एक चीज बताता हूँ, आप लोगों से तो यहाँ आप बोल रहे हैं जेलों में छुड़वाने की, मैं सारी पार्टीज को बोल रहा हूँ। आप लोग बोल रहे हैं हम जेलों से बंदूक को छुड़वाएंगे, यूथ को छुड़वाएंगे। आप लोगों से तो गाइडों के साथ बैठा नहीं गया, आप लोग कैसे यूथ को छुड़वाएंगे? ठीक है। आकिब कुछ कहना चाहते हैं। आकिब आप कुछ कहना चाहते हैं? मुझे बताइए कि आज तक टंगमक के लिए यहाँ की चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, अपनी पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, पहली बार में प्लीज जो भी पार्टी, जो भी हुकूमत टंगमक में रहे, मुझे कहे कि सपोर्ट्स के हवाले से टंगमक में क्या किया है। स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हुई है। As a local representative of Gulmarg Guide Association, I am not satisfied with any party. They don't deserve my vote. They don't deserve your vote. Thank you. Please, हमारा प्रोग्राम खत्म। हिस्ट्री सुनने के लिए आए थे हम, इनकी हिस्ट्री सुनने के लिए। ये एक दूसरे को ताने दे रहे हैं, इनसे पूछिए यूथ के लिए क्या करोगे। ठीक है। सवाल क्विक। जी मेरी बात सुनिए। एक क्वेश्चन मैं एनसी से पूछना चाहता हूँ। 1 लाख नौकरियों का वादा कर रहे हैं, जो बाकी करोड़ों में जवान है, उनके लिए क्या सोचा है? एक सवाल, यहाँ से हमने जनता ने सवाल किया था इनको कि आपने यूथ के लिए क्या कुछ किया, वहाँ तो ये जवाब दे नहीं पाए। दूसरी बात ये हमने कही थी, आप यूथ के लिए क्या करने जा रहे हैं। एक और बात,
तीसरी तरफ ये कह रहे हैं कि बिजली, पानी, सड़क, हेल्थ, एजुकेशन, डेवलपमेंट नहीं है। फिर यूथ के लिए क्या करने जा रहे हैं? यूथ के लिए क्या करने जा रहे हैं? नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज तक यूथ से गलत वादे किया, आज तक यूथ को धोखे में रखा, गलत मैनिफेस्टो वाले लोगों से ज्यादा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया। आप हाँ, आशिक साहब जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन्होंने अभी कहा कि पिछले सरकारों में जो भी था, ठीक है, मैं तो इस वक्त नहीं कहूँगा मैं किसी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए हैं। इन्होंने कहा कि स्किल डेवलपमेंट के लिए कोई सेंटर नहीं बनाया है, ये इन्होंने कहा। अगर इन्होंने पढ़ा है अपना मैनिफेस्टो, मेरे पास मौजूद है, अगर मुझे उस मैनिफेस्टो में ये दिखाए कि टंगमर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए कोई इन्होंने, या बारामूला के लिए कोई इन्होंने स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट रखा है, तो मैं इनके इसी आपके मंच पर माफ़ी मांगूंगा। मैंने नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी, पीडीपी का भी मैनिफेस्टो पढ़ा है, जरा दिखाइए मुझे। इन्होंने आपका सवाल, इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है कि हम 2 क्रिएशन कर रहे हैं, 2 यूनिवर्सिटीज फॉर स्किल डेवलप, लेकिन आप डोमेन की बात कर रहे हैं ना, पर्टिकुलर किसी गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए कोई स्किल डेवलपमेंट, गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए कोई स्किल डेवलपमेंट। आशिक साहब क्विक इन्होंने जवाब दीजिए। हाँ, इन्होंने चैलेंज दे दिया कि हमने अपने मैनिफेस्टो में अगर मेंशन किया होगा कि क्या स्किल डेवलपमेंट, हाँ हमारा मंशूर है स्पेशल फोकस ऑन क्वालिटी एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड, हमारा मंशूर है, यार जवाब तो जवाब सुनिए, ये तो जवाब दे रहे हैं, जवाब तो सुनिए ना। हमने पर्टिकुलर फॉर गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी, पर्टिकुलर फॉर गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी, पर्टिकुलर, ठीक है। हाँ, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले आज तक ऑटोनॉमी पर इलेक्शन लड़ रहे थे, ऑटोनॉमी लोग भूल गए, अब आर्टिकल 370 पर लड़ गए। ठीक है, उबैद कुछ कहना चाहते हैं? उबैद आप बताएं। सब लोग एक चीज का जवाब देते, वोट क्यों हम देते, किस बुनियाद पे? ठीक है, तो कुल मिला के चलते चलते लास्ट पे सवाल आखिर यही है, उबैद का भी यही सवाल है, हमारे उस साहिब का भी यही सवाल है, ऑडियंस में बहुत सारे लोगों का यही सवाल है, इवन कि तारिक साहब का भी यही सवाल है कि 2024 में जो 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में असेंबली के इंतखाबात होने जा रहे हैं, हम इन सियासी नुमाइंदों को वोट क्यों दें? हालांकि कश्मीरियों ने 1951 से लेके 2014 तक वोट दिए हैं, लेकिन इस वोट का क्या सिला मिला है, वही आवाम जवाब चाहती है। 8 अक्टूबर 2024 को जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद एक अवामी हुकूमत कायम होगी, एक वज़ीर आला का यहाँ पे इंतखाब होगा, लेकिन बताते चले आपको कि वो वज़ीर आला 2019 से पहले का नहीं होगा। अब की पावर्स ज़्यादातर यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास होंगे। अवाम ने जो सवाल सुने हैं, इन्हीं नुमाइंदों को हम अपने अगले प्रोग्राम में ज़रूर शामिल करेंगे और इनसे इन्हीं लोगों के इन सवाल का जवाब लेंगे। हमने आपको वोट डाला, आपने हमें क्या दिया। टीम गुलिस्तान से, टंगमर्ग से मैं इमरान नाइकू, देखते रहे गुलिस्तान टीवी। अल्लाह हाफिज़।